हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन का दौरा जो कि ख़त्म हो चुका है और इसके दो पहलू हैं। एक तो आपको पता है कि इसका इंटरनेशनल पहलू है, जो सरमाई ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर जो लीडर इकट्ठे हुए उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वो ममालिक हैं जो चीन के साथ एक ब्लॉक के अंदर शामिल हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए क्या इस पूरे दौरे से हमें मिला, क्योंकि वो भी हमारी प्रॉब्लम्स में शामिल है कि हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा माशी तौर पर अभी तक अपने पाँव पर पता नहीं कितने अरसे से खड़े नहीं हो पाए हैं, तो हमें चीन की ज़रूरत है। हम अलग खड़े, पाँव अलग खड़े। हाँ, पाँव दूसरी तरफ निकल रहे हैं, हम दूसरी तरफ दौड़ रहे हैं। तो कोशिश ये थी पाकिस्तान की लीडरशिप की कि चीन से कुछ ना कुछ हमें मिले। जो कुछ मिला है अभी तक उसमें सी पैक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें पावर प्लांट्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था। अभी तक जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसके बारे में बहुत बात की जाती है उसमें अभी तक कोई पेशरफ्त इतनी नहीं हुई है। ताहम दूसरे शोबों में जैसे ज़राअत है, सेहत है और दूसरे शोबों में चीन ने यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि पाकिस्तान के साथ एक डिजिटल कॉरिडोर और डिजिटल के शोबे में भी ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान के 2-3 बड़े मसले भी थे कि पाकिस्तान ने कुछ कर्ज़े की जो है चीन को जो वापस करना है $4.5 अरब का, उस बारे में भी बात करनी थी। दरख्वास्त जमा करा दी गई है, अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आया है इस बारे में। दूसरी चीज़ जो हमारे साथ थी वो पावर प्लांट्स की पेमेंट्स की भी थी। उस बारे में कुछ ये तय हुआ है कि जो टेक्निकल ग्लिचेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इस बारे में कि वो दूर कर ली जाएंगी। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, एक तरह से एक चीज़ों को डाउनग्रेड करना है रादर देन सेइंग कि जी ये इस मामले को तो मामले को मिलकर हल करने पर भी इत्तफाक हुआ है। अब क्या इससे जो दूसरा फेज़ है सी पैक का, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं, उस बारे में बात हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई है। उसमें ज़ाहिर है सब कुछ चीन ने नहीं करना, हमने भी करना है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे उसमें पाकिस्तानी जो सनतकार हैं उनको भी मौका दिया जाएगा और जो चीनी सनतकार हैं उनसे भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। इस पर अब मैं ख्याल है कि आप इस तरफ आ ही रहे थे। अब जहाँ तक सी पैक की बात है तो जाहिर है कि कुछ हद तक एक तस्वर भी था, कुछ हद तक एक हकीकत भी थी कि स्लो डाउन तो हुआ था और इससे फिर एक ये फीलिंग आती है कि क्या पाक चीन ताल्लुकात क्या सर्द मोहर की तरफ जा रहे हैं। और फिर आपका होता है डासू पावर प्लांट वाली कॉन्वॉय पर हमला और ये भी कहा जा रहा है कि शायद द मेजर प्लान वाज कि डासू को भी अटैक करें, जिसमें चाइनीज़ वर्कर्स जाँ बहक होते हैं और फिर आपको एक बहुत भारी कॉम्पनसेशन भी देनी पड़ती है। और चीन के जो बयानात थे उसके अंदर इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस काफ़ी सख्त थे। वो वजह ये थी कि शुरू में पाकिस्तान ने थोड़ा डाउन प्ले किया था और वो जो कंफ्यूजन रही थी कि ये देखो सी पैक में जो है उसके स्लो डाउन होने में सबसे बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी रियासत लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज से जिस तरह नबर्द आजमा है और कभी कालीन यूँ खिसक जाता है, कभी यूँ खिसक जाता है और क्या कहना चाहिए मल्टी टेयर्ड किस्म का है, नेशनलिस्ट भी हैं उसमें, मजहबी लोग भी सब हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे काबू नहीं पा रहे हैं। अब चीन ने ज़ाहिर है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए तो नहीं की है ना कि चागी में उस वारदात हो जाती है, गवादर में वारदात हो जाती है, दासू में आपने बताया वारदात हो जाती है। तो इससे एक मुतज़लज़ल भी होता है इन्वेस्टर का ईमान, बिल्कुल, कि यार हम पैसा तो यहाँ लगा रहे हैं लेकिन इनसे तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है वही नहीं टैकल हो पा रहा। और ऐसा नहीं कि चीन यूँ खड़ा हुआ देख रहा है, उसने अमलन मदद करने की भी कोशिश की है। मसलन अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, तालिबान की अगर सबसे अच्छी दोस्ती है इस वक्त पाकिस्तान के बाद, आई डाउट कि पाकिस्तान दोस्ती भी क्या है लेकिन चाइना से है, इसलिए चाइना की इन्वेस्टमेंट के ज़ाहिर है कि वो आसरे में है और चाइना भी मादनी वहाँ की दौलत की सूरत हाल में है। ईरान से पाकिस्तान और ईरान के सिलसिले में भी चाइना ने ज़ाहिर है कि बैक रूम डिप्लोमेसी जो है उसके वो ज़्यादा कायल हैं, तो वो करने की कोशिश की है। उसके बावजूद चीज़ें काबू में उस तरह से नहीं आ रही। छोटी मोटी वारदातों का मसला नहीं, वो तो होती रहती हैं। पिछले 2 हफ्ते बड़े बड़े जो मसाइल पैदा हो रहे हैं ना और बढ़ते ही जा रहे हैं,
तो मेरे ख्याल में स्लो डाउन करने का सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये है। ये है एक फैक्टर है, आई डोंट थिंक इट्स द बिगेस्ट फैक्टर, क्योंकि स्लो डाउन तो काफी टाइम से हो रहा है। वो ये मैं जरूर आपसे एग्री करूंगा कि ये जो रीसेंट अटैक्स हैं यकीनन दैट इज मैसेज है, नहीं मैसेज भी है और एक मेरे ख्याल चाइना के लिए भी कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन इस पर भी आते हैं। इसीलिए इसमें डाला भी गया है कि गवादर के ऊपर जो है जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है या उसको सबोताज करने की कोशिश है उनको भी मिलकर नहीं, वो तो ठीक है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा ठीक कर लेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे ठीक करेंगे, असल चैलेंज उसी बारे में ही बात करते हैं। लेकिन सबसे पहली जो है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहली बात ये आपने बात की लॉ एंड ऑर्डर की, उसके अलावा उन्हें पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे भी प्रॉब्लम है। दे थिंक कि पाकिस्तान के अंदर जो है उन्हें ये एश्योरेंस चाहिए कि जैसे आपको याद होगा नवाज शरीफ के दौर में जो कुछ आया था उस वक्त इमरान खान क्या कह रहे थे, ठीक है, और इवेंचुअली जब आए तो शुरू में इन्होंने भी वो बात की कि अच्छा हम देखेंगे चीन अमेरिका वो सारा जो स्टेटमेंट आई थी वो काफी बुरी तरह से रिसीव हुई थी। तो वो वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर भी वो कहा जा रहा है कि पहले आप अपने यहाँ एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आपने इशारा किया कि उसको वो करें, उसमें दे आर गोइंग टू हेल्प यू इंटरनेशनली के TTP अफगान तालिबान से अगर बात करनी है, ईरान से बात करनी है, क्योंकि सबको उन्हें पैसे तो दिए हुए हैं, ज़ाहिर है दे है, बट ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान का रोल इसलिए लिमिटेड हो जाता है कि पाकिस्तान की बात जो है अफगान तालिबान उस तरह से नहीं मान रहे। ज़ाहिर है वो दे आर इन हाई कि उन्होंने अमेरिका जैसी कुव्वत को भगाया है, तो पाकिस्तान फिर वो कहते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, हाई के साथ सॉरी मैं यहाँ पे एक इंटरप्ट करूँगा, सिर्फ हाई का भी मसला नहीं है। जब आपने 20 साल जंग लड़ी है और जंग से ही विक्ट्री हासिल की है ना, तो फिर आपके पास सिर्फ बेचने के लिए जंग ही रहती है। अच्छा, स्लो डाउन होने में एक नफसियाती भी है। मसलन पाकिस्तान जो है कम से कम 50 बरस तक उसने सारे अंडे एक बास्केट में रखे, अमेरिकन बास्केट में, ठीक है। अब उससे क्या नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ, बहुत सारे इदारों को बहुत फ़ायदा भी हुआ, उनकी बका और मजबूत हुई, कंट्रोल मजबूत हुआ, लेकिन उससे ओवरऑल जो एग्रीगेट अगर निकालें तो डैमेज ज़्यादा हुआ है एक ही बास्केट में अंडे। अब मसला ये है कि जिस तरह की इंटरनेशनल और रीजनल सिचुएशन बनती जा रही है, दोबारा से पाकिस्तान को ये मसला दरपेश है कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर उनके साथ हैं। हाँ। अब पाकिस्तान जो है कहाँ जाए। अब अगर दोबारा वो एक ही बास्केट में रखता है तो फिर वो दूसरे डिक्टेट कराएंगे और पाकिस्तान को यस्सर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मसला पता है क्या है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा बज़ाहिर और पाकिस्तान का कोई चॉइस नहीं है। नहीं, ये अब मैं यहाँ ही आने वाला था कि देखिए एक तो होता है ना कि आपने साइड चूज कर ली है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके लिए साइड चूज कर दी गई है, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानर्स का भी जो इस वक्त सबसे बड़ा जो डर है कि यार हम तो यहाँ फंस जाएंगे, और यही हो रहा है टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यूएस का अपना एटीट्यूड है। अब ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो चलती रहती है, उसको साइड पर अभी करें। जब से बाइडेन आया है तो क्या एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान? आई मीन अब तो ये एक मजाक ही बन गया है ना कि सर कॉल नहीं आई। बाइडेन 8वीं मिसाल है 75 साल में इस एटीट्यूड की। नॉट सो मच वो सत, नॉट सो मच, बिकॉज पहले आपके लिए ना कोई वो यूज आ जाता था। अब इट इज डिफरेंट। देखिए मैं मानता हूं ऑन ऑफ रिलेशनशिप हमेशा रही है। अब ऑफ यार 90s में अमेरिका कहां गायब हो गया था, 70s में रीप्रोसेसिंग प्लांट के इशू पे अमेरिका कहां गायब हो गया था, 65 में 59 का माहिदा सिक्योरिटी पैक्ट होने के बावजूद कहां गायब हो गया था। तो सीटो सेंटो से लेके और आज तक बिल्कुल जाहिर है कि सुपर पावर है, वो अंडे दे या बच्चे दे, हमें तो उसके साथ चलना है। लेकिन मसला ये है कि ये पॉलिसी अमेरिका की नई नहीं है, तो कंटिन्यूएशन लेकिन हमारे लिए ये खुद खुशकिस्मती कह लें या जो भी है कि जिस बास्केट में हम अंडे डाल रहे हैं ना वो बड़ी हो रही है, क्योंकि चीन के अलावा उसमें रशिया भी है और दूसरा मतलब कम से कम बास्केट नहीं, वो भी एक ही बास्केट है अब एक तरह से। अच्छा, फिर जब हम स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं ना तो और नुकसान उठाते हैं। मसलन अमेरिका के जो सबसे बड़ा इल्जाम है 9/11 के बाद वो ये है कि भाई साहब आप तो डबल गेम खेल रहे हैं, उसकी वजह से और पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। फिर मसला बायलैटरल रिलेशन का नहीं है, अब मसला ये कि IMF जैसे इदारे, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे, उनका लीवरेज जो है, और फिर गल्फ कंट्री हैं वो कनेक्टेड हैं अमेरिका से, तो पूरा एक जाल है।
नहीं, बिल्कुल जाल है। देखें अगेन अगेन अब ये ना एक तरह से थोड़ी सी कुछ हद तक ये कहना एक किस्म का रिडक्शनिस्ट भी हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल उनका रुझान अमेरिका की तरफ है, लेकिन मैं सिर्फ गल्फ स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। उनके अपने लोअर लेवल नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं जो इस पर फिर भी वो काम करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इंडिया के साथ रुझान है, लेकिन फिर भी ईरान के साथ बैठ के बात तो कर सकते हैं ना, यू सी। तो हम ये जो हमारी थिंकिंग होती है ना कि यार इसकी जॉयस्टिक का कंट्रोलर उनके पास है, कभी कभी वो जो वीडियो गेम वाले हैं ना वो खुद भी मूव कर लेते हैं, सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट आल्सो। मुझे तो लगता है कि अगेन आई मीन कमिंग बैक टू पाक चाइना यूएस, मुझे लगता है कि इस वक्त ना इस बार ना वसत इट इज एट अ ब्रेकिंग पॉइंट एंड इट इज बियॉन्ड द ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मानता हूं कि माजी में भी इसकी मिसालें हैं, आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता, लेकिन अगर हम आज को देखें और इसको प्रोजेक्ट करें इनटू द फ्यूचर, तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ आप 100% चाइना के कैंप में हैं, आपको वो अपने कैंप में चाहते भी नहीं है। यू सी दैट इज द मेजर क्वेश्चन। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। देखिए असूलन जब ग्रेट पावर राइवलरी होती है तो आपके तो गेम, आपकी तो ईद हो जाती है ना कि यार देखें यहां से कुछ पकड़ लेंगे, इनसे कुछ पकड़ लेंगे। पूरी सारी जंग में यही हुआ है, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप अफ्रीका को ले लें, आप किसी को भी ले लें। अच्छा तुम पावर प्लांट बना रहे हो, चले आप स्टील मिल दे दें। अब वो दिन मेरा ख्याल है गुजर गए। अच्छा एक और एनालॉजी मैं देता हूँ, ब्रेकिंग पॉइंट की आपने बात की ना, इंडिया यूएस रिलेशन की मैं बात करता हूँ। नेहरू के ज़माने तक जी न्यूट्रल थे, नॉन अलाइंड थे, व्हाटएवर थे, लेकिन झुकाव बहरहाल उनका वेस्ट की तरफ था और अमेरिका की तरफ था। अच्छा फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आया कि अमेरिका जो है उसके इंटरेस्ट जब डाइवर्ज हुए, वियतनाम वॉर और ये और वो, तो उस दौरान पाकिस्तान जो है वो डार्लिंग बन गया। फिर सोवियत यूनियन और इनकी दोस्ती इसलिए शुरू हुई कि सोवियत यूनियन का भी ये पर्सपेक्टिव था कि पाकिस्तान जो है वो हमसे वक्तन फवक्तन फ्लर्ट करता है ताकि अमेरिका से बार्गेन पोजीशन उसकी मजबूत हो सके। जैसे 67 में अयूब खान ने असला खरीदने का ऐलान बैकआउट कर गया, फिर कोसिजन आए, फिर उससे पहले लियाकत अली खान जल्दी से फैसला करो, बड़े रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा उसकी वजह से 71 में टोटली सोवियत यूनियन के और उसके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो गए और अमेरिका जो है इंडियन गेम से बाहर निकल गया। लेकिन अब जो इंडिया अमेरिका की दोस्ती है उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर अपना एक पोटेंशियल था कि दोबारा उसने सही कर लिए चीजें। क्या हमारे अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर हम उठना चाहें तो हम उठ सके अपनी मर्जी से? दिस इज द प्रॉब्लम। और इंडिया पर भी बात करनी है, मतलब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन की जो अभी समिट हुई है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी हुआ है। ख़ित्ते की ओवरऑल सिचुएशन पे हमने बात की, आगे भी करेंगे, मगर सवाल यही है कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा इस सारी सूरत हाल में और पाकिस्तान को क्या करना होगा। उसमें ज़ाहिर है सिक्योरिटी के बारे में ख़दशात का इजहार किया गया था, जैसे बात हुई दासू प्रोजेक्ट की या जो हमले हो रहे हैं उसमें चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो हेल्प आउट करेगा। और हमें इस वक्त दो बड़े ख़तरात का सामना है, एक अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द आ रहे हैं और साथ ही साथ ईरान से जो दहशतगर्द आ रहे हैं। उसके लिए जो मुआहिदा हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं मुआहिदा तो नहीं कहूँगा, अंडरस्टैंडिंग जो हुई है उसमें यही है कि चीन पाकिस्तान को हेल्प आउट करेगा, चीन ईरान से भी बात करेगा। ईरान आपको पता है चीन ने उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट पे साइन किया है, $400 बिलियन का मुआहिदा है। तो चीन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि चीन का ये कहना है कि इस पूरे बेल्ट पे जो है किसी भी किस्म की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या जो अदम इस्तेहकाम है उसमें वो पाकिस्तान की हेल्प आउट करेगा, जो अच्छी बात है। इसमें जो बात हुई, जो ये हालिया धमाके भी हुए हैं, उसमें जो ड्रोन सर्वेलेंस की बात हुई है, तो अपेरेंटली चीन के साथ कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि चीन हमें कुछ ड्रोन्स देगा जो कि हम ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आपको पता है जो हमलों के बाद बड़ी ज़्यादा ये बात हुई कि पाकिस्तान क्यों नहीं ड्रोन सर्वेलेंस, और हमारे जो ड्रोन्स हैं वो इस काबिल नहीं हैं फ़िलहाल, ख़ुसूसन रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं है कि किसी मूवमेंट को वो कर दें। तो चीन ने हमें ये शोर कराया है कि अगर आप
इस चीज़ को कंट्रोल करने में संजीदा हैं और वो करते हैं, तो वी कैन हेल्प यू आउट। तो होपफुली वी आर गेटिंग सम ड्रोन्स फ्रॉम देम, जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर और जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर, जो बाढ़ की जो 6% इलाका है, जो अच्छा खासा इलाका है, तो वो उसकी सर्वेलेंस के लिए जब तक बाढ़ कंप्लीट नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो वो ड्रोन सर्वेलेंस के हवाले से भी बात हुई है। लेकिन हमें वो विल भी दिखानी होगी कि इन रिटर्न, तो अगर आप कहें कि वज़ीर आज़म का दौरा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ लाया है, बेशक वो खुशखबरियाँ जो हैं वो जैसे आप कहते हैं शराइत व ज़वाबित लागू हैं, तो हमें जब तक हम अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू नहीं पाते, ज़ाहिर है तब तक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती, आपको पता है। और अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, तो ज़ाहिर है अगर ट्रेड शुरू होती है तो चीन उससे पहले चाहेगा कि बिल्कुल अश्योर करेगा कि उस रास्ते पे किसी भी किस्म का रिटर्न ना हो। और ये तो एक बहुत मेजर टारगेट होगा ना। आप मतलब समझो कि चलो $3 लाख के खर्चे पे आप मिलियंस के प्रोजेक्ट को स्टॉल कर सकते हो। और डासू में भी हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए एज कॉम्पनसेशन। और आप समझें कि खर्चा कितना हुआ दहशतगर्दों का, एक कार बॉम्ब, 2 कार बॉम्ब, कितना खर्चा होगा उस पर, और नुकसान कितना हुआ। तो इसको कहते हैं ना एसिमेट्रिकल। तो मुझे लगता है कि हमें रूथलेस पॉलिसी, मतलब रूथलेस पॉलिसी तो चलो अपनी जगह, लेकिन जो भी है कि कोई ना कोई पॉलिसी तो आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी। रूथलेस जरा खराब है। रूथलेस पॉलिसी तो बैकफायर करती है हमेशा। जो आपने गेन किया वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो वो तो आपने रखी हुई इफेक्टिव का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते, मतलब रूथलेस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते। इस वक्त भी तकरीबन रूथलेस ही पॉलिसी है ना, लेकिन हम क्या उसके नतीजे देख रहे हैं? कुछ नहीं। तो अब ये चीज है। अच्छा, अब है कि हम क्या कर सकते हैं उसको वो करने में जियोपॉलिटिकली। अच्छा, एक और बात ये भी हुई है कि अभी एक फॉलो अप विजिट भी होगी, शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है। और ये भी एक बात हो रही है कि एक मुझे एग्जैक्ट लफ्ज नहीं याद आ रहा, लेकिन चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी एक ट्राइलैटरल फोरम दिया, तरफा ऐसे बिल्कुल कायम किया जाए। अब किस हद तक चीन अफगान तालिबान के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, ये एक बहुत सवालिया निशान है। किस हद तक ईरान के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा। हाँ, इसलिए एक तो चीन के इंटरेस्ट हैं, फिर ममालिक के अपने भी तो छोटे इंटरेस्ट चल रहे होते हैं। ऊपर मैंने वो पहले सेगमेंट में यही मैं इशारा था ना कि कभी कभी जो अदाकार होते हैं वो ऑफ स्क्रिप्ट भी तो चले जाते हैं ना सर, कोई एक एक्सटेम्पोर कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि चीन के पास है पैसा, ठीक है। इस वक्त जो अफगान तालिबान हैं उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, और आपको पता है जो चिलगोज़ा डिप्लोमेसी हुई थी जिससे पैसे आए थे अफगान तालिबान के पास, वो टोटल कैश आए और वो सारा कुछ हुआ। तो चीन के पास ये लेवरेज है जो पाकिस्तान के पास नहीं है कि वो हाथ खींच भी सकता है। तो उससे वो लेवरेज तो तब मैं मानूंगा इस्तेमाल हो रहा है जब TTP के हमलों पे कोई फर्क पड़े। वही अब अगेन अब सवाल ये है ना, सवाल तो ये बनता है ना कि अफगान तालिबान क्या रैशनली सोचेंगे, या उनकी रैशनैलिटी और हमारी जो हम जिस तरह सोचते हैं ना कि यार पैसे मिल रहे हैं तो पैसे नहीं चाहिए, तुम इसी स्ट्रेटेजी को यूज करोगे, या उनकी थिंकिंग ही बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल उनकी थिंकिंग ही बिल्कुल अलग है। और हमारे लिए हैंडीकैप ये है कि हम बहुत ज़्यादा पुश अगर करेंगे अफगान तालिबान को तो वो आगे से ये कहते हैं कि आपने हमें रिकग्नाइज किया है, आपने तो अभी तक हमें रिकग्नाइज ही नहीं किया एज ए गवर्नमेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कमिंग बैक टू द यूएस, अभी मैं अगेन एक बार फिर दोहराऊंगा। अच्छा, पहले तो कोई फ़ोन कॉल नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर वो एब्सोल्युटली नॉट वाला किस्सा, ठीक है, अब उसका एक्चुअली है या नहीं है वो एक अलग बात है। फिर एक जो थोड़ी सी वो मिली थी, और बिल्कुल थोड़ी सी ही थी, वो थी जब समिट ऑफ द डेमोक्रेसीज में आपको दावत मिली थी। अच्छा, उसमें हम नहीं गए, ठीक है। अब इस पर हम अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। एक राय ये है कि नहीं जी, सफारतकारी में हमेशा आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस समिट में कौन शामिल था? ताइवान, ठीक है। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल पर्सनली कि चीन ने कहा है आपको कि आप ना जाएं, मे बी एक हिंट दे दी होगी। आई थिंक ना जाना वजीर आजम इमरान खान साहब का खुद अपना फैसला था कि सर अगर आप कॉल नहीं कर रहे तो हम क्यों जाएं। और एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आई मीन सही है, माना कि डिप्लोमेटिकली और स्टेट क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा कह सकता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फैसले की समझ आती है, टू मी फैसले की समझ आती है, वहां से आपको अब कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, दूसरी बात है कि, और ये सिर्फ पाक चाइना रिलेशंस तो चले पुरानी है, पाक यूएस रिलेशंस भी बहुत पुरानी है, लेकिन ये जो मजीद करीब होते जा रहे हैं इसमें भी तो बहुत बड़ा हाथ है अमेरिका का ही है ना। अब आप देखें, F-16 आप पुरजनी दे रहे हैं, सही है, आपने मिलिट्री पर ये सैंक्शन लगा दिए, आप ये नहीं खरीद सकते, आप वो नहीं खरीद सकते।
अच्छा अब आपको जंगी तैयारी तो चाहिए, आपने कहां से लेंगे? तो आप चीन के पास जाएंगे। अच्छा रशिया के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है ना एक तरह से, उस पर भी हम आएंगे। आपने बात की थी पिछली सेगमेंट में इंडिया की। अच्छा अब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है हमारे से अगर आप कंपेयर करें, इकोनॉमी भी स्ट्रांग ही जा रही है, कोविड का जो भी थोड़ा बहुत डाउन टर्न हुआ था वो अपनी जगह, लेकिन वो भी कैंप में जा ही रहे हैं। लेकिन कैंप में जाते हुए ही उनके पास ज्यादा क्या कह सकते हैं, लचक है, लेवरेज है, ऑटोनॉमी है हमारे बनिस्बत, क्योंकि वी आर नाउ स्टक इन द गेम, वी आर इन अ कॉर्नर, चाहो या ना चाहो यू आर इन अ कॉर्नर। लेकिन और ये सारी चीजें ना ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज होती हैं। जैसे अमेरिका और चीन के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और होते ही जा रहे हैं तो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इंडिया और चाइना के भी खराब होते जा रहे हैं तो फिर अमेरिका का फायदा है, अमेरिका का फायदा है और इससे फिर हम चीन के मजीद करीब होते जा रहे हैं। सो इट्स ऑल वर्किंग, जैसे एक जिगसॉ पजल नहीं है, वो सारे पीसेस अलाइन हम वो हिस्सा हैं जो कि खुद ही खिसक के जा रहे हैं। हाँ अब और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों के साथ बना के अभी कोशिश करते कि सच साइड से यू आर आउट ऑफ। ऐसा कभी हुआ है वैसे 75 साल में? नहीं हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लेकिन चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात में बैलेंस तो रखा गया एक अरसे तक जी। पाकिस्तानियों ने बैलेंस तो रखा है चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात उस हद तक। एक्चुअली चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात अगर हैं तो वो भी हमारी वजह से ही है ना। यू रिमेंबर निक्सन एंड दिस। तो एनीवे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे। वेलकम बैक। अच्छा अब अगर मैं थोड़ी सी समरी दूं अगर आप इजाज़त दें तो मेरा ख्याल है कि हम तीनों ही एग्री करते हैं कि एक तो हमें यानी पाकिस्तान को समझ आ गई है कि जी अमेरिका से कुछ नहीं मिलना। अब आप चाहे ना चाहें आपको सारे अपने अंडे चीनी थैले में ही डालने होंगे। और अनफॉर्चुनेटली चीन को भी इस बात का पता है और उनको भी पता है कि सर हम ही हैं आपके लिए और आपके लिए कोई नहीं है, जिसका मतलब है कि आपका जो थोड़ा सा रूम था मैन्यूवर करने का वो अब मजीद स्क्वीज हो गया है। लेकिन अगेन क्योंकि चाइना और इंडिया की एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको भी एक साइड पर चाहिए। और जहां तक चीन और इंडिया की बात है तो चीन ने ये भी देख लिया है कि उनकी टेरिटरी में घुसकर भी हम जमीन पर काबिज भी हो जाए, फौजियों को भी मारे तो एक चू नहीं निकलेगी। वो सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक। और सरमाई ओलंपिक्स में जो कुछ हुआ कि तो उन्होंने वो एक सोल्जर को वो टॉर्च पकड़ा दी जिसपे इंडिया ने बायकॉट किया इसका। तो वो अच्छा यूएस का भी बड़ा एक अजीब बॉयकॉट था कि हम खिलाड़ी भेजेंगे लेकिन डिप्लोमेटिक बॉयकॉट होगा, तो या तो करना है या तो करो, नहीं तो करना ना करो। अच्छा लेकिन जो स्टैंड आउट मोमेंट था मेरा ख्याल है इंटरनेशनल मीडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए ही इस विंटर ओलंपिक्स की जो फोटो ऑप्स हुई हैं वो है व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात। और मुझसे सिर्फ मुलाकात बल्कि उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई और इसको आसान अल्फाज में आप इसका खुलासा ये दे सकते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ऐसा ही है। तकरीबन हर एक पॉइंट पर दे लाइक कि वी स्टैंड विद ईच अदर। अच्छा यूक्रेन का जिक्र नहीं किया बाय नेम और मेरा नहीं ख्याल कि चीन चाहता है कि यूक्रेन पे हमला भी हो, वो एक अलग बात है। और सारी बातें अमेरिका के बारे में की हैं अमेरिका के नाम लेने के बगैर। अच्छा यहाँ पर भी बिल्कुल जिस तरह हमारे जो चाइना की तरफ अब बिल्कुल धक्का दे गया, इसमें भी अमेरिका का एक सही किरदार है। क्योंकि आप देखें आप सैंक्शंस लगाते हैं रशिया पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट पर, तो वो क्या करते हैं, वो क्या अपने हथियार फेंक देंगे? नहीं, वो गए चीन के पास। तो वो अपने आप को सैंक्शंस प्रूव कर रहे हैं ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढकर। अभी इस वक्त सिर्फ हाईटेक चिप्स का मसला है क्योंकि चीन की वो टेक्नोलॉजी शायद उस लेवल तक नहीं पहुंची हुई जो अमेरिका की है। दूसरा अगर आप जूम आउट करके नक्शे को देखें, साउथ चाइना सी में अमेरिकी बिल्डअप है, यूक्रेन के इर्द गिर्द भी यूएस का अमेरिका मिल रहा है। तो देखते हैं कि यार ये जो एक बंदा है इसके पास दो बंदूकें, एक तुम्हारे सर की तरफ एक तुम्हारी सर की तरफ, बेहतर नहीं होगा कि हम दोनों साथ मिल जाएं, सर जोड़ लें। अच्छा अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बाइडेन की जो स्ट्रेटेजी रही है। और बाइडेन की क्या ट्रंप से शुरू हुई थी ना, चाइना पर इतनी जो उसने वार की है, उसने चाइना भी सोचा कि यार बेहतर नहीं है कि हम रूस के साथ कोई सेटिंग कर लें।
ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो निक्सन की स्ट्रेटेजी थी। आपको याद है अच्छी तरह कि सर्द जंग के दौरान हालांकि यूएसएसआर और चाइना दोनों कम्युनिस्ट थे, उनके बीच में कुछ टेंशन्स थी, कुछ नहीं, बहुत ठीक ठाक टेंशन्स थी। बहुत। अब बरेलवी देवबंदी वाला चक्कर था, आसान अल्फाज में बिल्कुल ऑपोजिट ऐसी था, और एक्चुअली ऐसा ही है, ऐसा ही है कम्युनिस्ट रिलीजन के अंदर ऐसा ही कुछ था। अच्छा, अब अगर उस वक्त निक्सन ने दोनों के ऊपर दबाव किया होता तो हो सकता है कि वो कहते कि यार गुस्सा पी लो, हम दोनों साथ मिल जाते हैं। निक्सन ने की डिवाइड एंड रूल। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का भी एक किरदार था, हमने फैसिलिटेट किया। बाइडेन कर रहे हैं यूनाइट अपनी सारी ऑपोजिशन को। एक हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि चीन भी यही कर रहा है। ठीक है, आपको पता है इसका जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया चाइना अमेरिका को खाने में, उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ? चूंकि उस वक्त पीक पे थी दुश्मनी सोवियत यूनियन की और चाइना की। तो सोवियत यूनियन ने कहा अच्छा ठीक है, इंडिया के साथ उसने सिक्योरिटी पैक्ट किया अगस्त 71 में, और उसके बाद आपने उसका नतीजा देखा। मतलब वो बिल्कुल ही जैसे ताशकंद में न्यूट्रल था ना सोवियत यूनियन, 71 में वो बिल्कुल साथ खड़ा हो गया वो इंडिया के। ये अच्छा, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है ना, और मेरा ख्याल है कि वो लॉ अभी भी ऑपरेट कर ही रहा है। लेकिन एनीवे, एक चाइना साइनो रशियन अलायंस, हालांकि अलायंस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो अच्छा, इसमें भी कहा जा रहा है कि स्टालिन और माओ का जो 50s का दौर था उसके बाद सबसे करीबी ताल्लुकात हैं मेरा ख्याल ये और सही है। पुतिन के ज़माने के। और ये ताल्लुकात कैसे शुरू हुए? 2014 में क्राइमिया पे जब कब्जा हुआ है रूस का, तो इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गई। तो चीन ने कहा आइए ना सर, हम हैं ना, हाजिर हैं। पूरी दुकान तो उन्होंने उसको सैंक्शंस को न्यूट्रलाइज करने में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद से सूरत हाल ये है कि इस वक्त चाइना रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल 147 बिलियन डॉलर का जो है वो हुआ। उसके अलावा साइबेरिया में जो गैस और ऑयल है उसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है वो चीनी कंपनियों की हो रही है। चीन लेकिन क्या चीन तो सियाना है ना, चीन के पास रशिया से ज़्यादा पैसा भी है, सब कुछ है, असर भी है। तो चीन बज़ाहिर जैसे यूक्रेन का इशू है कि उसमें बरतानिया और अमेरिका का बस नहीं चल रहा कि पुतिन कल हमला कर दे ताकि हम फिर उस आग पे हाथ तापें। चीन जो है वो रूस के साथ है कि जी यूक्रेन के बारे में रूस का मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन क्या अगर फ़र्ज़ करें कल कला यूक्रेन के इशू पे जंग होती है तो चीन की पॉलिसी क्या होगी? मेरा ख्याल है हैंड्स ऑफ होगी। चीन जो है वो अमेरिका के साथ कभी भी कश्तियां नहीं जला सकता, इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी और ट्रेड इंटरेस्ट का जो मामला है वो बहुत हैवी है अमेरिका के साथ। यूरोपीय यूनियन चीन का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उनके साथ भी नहीं बिगाड़, तो जाहिर है उससे भी मईशत पे असर पड़ सकता है। तो अच्छा, लेकिन चीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि रूस जो है उसको माल ज़्यादा खरीद लेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा ताकि जब इंटरनेशनल सैंक्शंस लगेंगी शॉक तो वो ढह ना जाए। अच्छा, उसका फायदा भी चाइना को होगा कि रूस फिर मजीद उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की यही फायदे होते हैं फिर ये कि आपके पास ऑप्शंस होती है ना। सही ऐसे है ना कि जैसे फर्ज करें कि जावेद निहारी ने कहा कि यार आज से वसअत नहीं आ सकता, आप कहेंगे कोई बात नहीं यार, जावेद निहारी भी तो खरीद ली, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ जावेद निहारी है जो पूरे मोड़ी देती है तो फिर यू हैव अ प्रॉब्लम। फिर जो ऑकस है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने जो वो पैक कर दिया, उस पे तो विद इन फ्रांस भी आपको पता है किस कदर वो एक अलग है। अच्छा, इसको और आप नेटो को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रूस का क्या था कि यार देखो भाई सही है, आप अपनी हद तक रहो, आप ईस्टर्न यूरोप को नेटो में क्यों शामिल कर रहे हो? ये तो आप मतलब करीब ही आते जा रहे हो ना। और रूस के पास कोई पहाड़ या नहर नहीं है, वो उनके पास सिर्फ जमीन ही जमीन है ना। जो भी घुसता है रूस के अंदर पिछले मेरे ख्याल है 1000-1500 साल, एक्सेप्ट मंगोल्स जो ईस्ट से आए थे, वो यूक्रेन के थ्रू ही घुसे हैं ना। नाटसीज ले ले आप, पोलैंड ले ले आप, ट्यूटोनिक नाइट्स को ले ले। तो रशिया के लिए तो ये रेड लाइन होती है, बिल्कुल जिस तरह ये साउथ चाइना सी और ताइवान चीन के लिए रेड लाइन है। तो जब दोनों भाइयों की रेड लाइन एक ही बंदा क्रॉस कर रहा है तो फिर भाई भाई बने ना। एक वक्फा ले ले, वक्फे के बाद वापस आ।
वेलकम बैक। अभी रूस की बात हो रही थी तो आपको पता है कि पिछले 1-2 दिन से एक खबर गर्दिश कर रही थी कि वजीर आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर जाएंगे, और मेरे ख्याल पिछले दौरा जो था किसी भी 99 में नवाज शरीफ ने किया था, तो वो मेरे ख्याल में कितने 23 साल हो गए, 23 साल हो गए हैं। और 2010 में जो है वो रूसी सदर भी आए थे, दिमित्री मेदवेदेव। अच्छा, अब आज ही इनफैक्ट कुछ घंटों पहले ही क्रेमलिन के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। पहले तो जराई ही खेल रहे थे ना हम। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए, क्योंकि एक तो इस वक्त पर रूस की कॉन्फ्रंटेशन चल रही है अमेरिका, और अगर पूरे वेस्टर्न यूरोप के साथ नहीं तो कम से कम यूके के साथ। तो अनाउंसिंग अ विजिट लाइक दिस इस वक्त तो एक बड़ा क्लियर सिग्नल है कि सर आप तो हमारे नहीं है और इनके साथ हम जाएंगे। क्या सिर्फ ऑप्टिक्स है? क्या सिर्फ ये मतलब भाईचारे का सिग्नल है, या इससे कुछ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट भी आएगी? क्योंकि मुझे याद है कि जब एक बात पहले भी हो रही थी ना कि पुतिन आएंगे, विजिट करेंगे, आपको 2012 तो रशिया के साइड से इवेंचुअली जो लीक आई थी वो क्या थी कि कोई कुछ होगा टेबल पर तो फिर ही आपका भाई आएगा ना। पुतिन साहब बड़े बिजी होते हैं। और ये कि क्या हुआ 1 बिलियन, वो जो 1100 किलोमीटर गैस पाइपलाइन पे मैं आ रहा हूँ कि मेरे ख्याल में उसमें अब पेशरफ्त होने जा रही है। उसकी बड़ी वजह जाहिर है हमें ज़रूरत है बहुत शदीद। बिल्कुल सर, गैस तो चाहिए। और जो पाइपलाइन है उस वक्त भी ये बात आई थी कि अगर आपने रशियन प्रेसिडेंट को बुलाना है तो 1 बिलियन से ऊपर का तो प्रोजेक्ट आपको करना होगा। जाहिर है वो तो हम 999 मिलियन में भाई नहीं आता। भाई नहीं आता इसलिए कि लास्ट टाइम जब दिसंबर 2021 में, अभी 2 महीने पहले पुतिन साहब दिल्ली में थे, तो S-400 जो है वो सर बेच के आए, तो कुछ माल तो जाहिर है देखिए। अच्छा, रशिया भी सही गेम डिप्लोमेसी जो है ये ऐसे ही चलती है ना, जाहिर है। तुर्की ने भी सही गेम खेली है। जैसे ही ये फड्डा शुरू हुआ ना रूस और यूक्रेन का, वो गए यूक्रेन, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास ड्रोन्स हैं, आपने अजरबैजान में तो देख लिए ना, आप खरीद ले हमारे से। उससे पहले तुर्की से हम ड्रामे तो देख लेते हैं, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी जो उन्होंने जब GCC ने कतर को निकाला, तो फिर जो कतर और से लंबे नोट कमाए तुर्की ने, वो देखिए ना उससे क्या। लेकिन मैं चाहूंगा वसत, अभी आपका क्या ख्याल है रशिया विजिट? रशिया विजिट बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन मसला ये है कि रूस को हमेशा से शिकायत रही है, लियाकत अली खान से लेके आज तक, कि भाई साहब आप लोग जो है ना वो हमारे साथ एक तासुर देते हैं कि ताल्लुकात अच्छे करने जा रहे हैं, लेकिन दरअसल आप अमेरिका जो है उससे और बार्गेन करना चाहते हैं कि देखो हम वरना उधर चले जाएंगे। मुझे याद है कि अप्रैल 1965 में अयूब खान ने दौरा किया था जी, और उसके बाद रूस से ताल्लुकात उनके अच्छे हो गए एक ही दौरे से। उसका नतीजा ये निकला कि जब 65 की वॉर हुई तो ताशकंद में किसने, कौसिगन ने शास्त्री और अयूब खान को मदऊ करके बिठाया। 67 में असले का माहिदा हुआ, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में रूसी असला जो है उसका एक महदूद पैमाने पे माहिदा हुआ। उसके बाद अमेरिका ने क्या, उस्ताद ये क्या रहा। अच्छा, 68 में कोसिगन आया, पहला प्राइम मिनिस्टर था सोवियत यूनियन का जो पाकिस्तान आया, तो अमेरिका ने कहा अच्छा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने फिर पट्टू डालना शुरू किया। तो अयूब खान और उसके बाद फिर याहिया खान, और फिर आपको पता है वो किसिंगर की बीजिंग यात्रा वगैरह वो सब हो गई, तो उसकी वजह से फिर सोवियत यूनियन बिदक गया। और मैं पहले बता चुका हूँ कि फिर वो टोटल जो है इंडो सोवियत कैंप बन गया। अच्छा, ये कुछ पता है कैसे मुझे लग रहा है कि जैसे हमें डॉन न्यूज से तनख्वाह बढ़ानी है, हाँ, और हम फर्ज करो कि समा से ऑफर लेटर ले आए कि सर ये देखिए एग्जैक्टली ऐसा ही है ना यार। हाँ, रात को किसी लड़के को हेलो कर दिया और फिर सुबह को बॉयफ्रेंड को दिखा के देखो ये भी मेरे से बातें कर रहे हैं, जल्दी से रिश्ता भेज। अच्छा, जबकि 58 में जो पाकिस्तान स्टील मिल है ना, जिसका बुरा हाल हुआ है, 58 में ऑफर किया था सोवियत यूनियन के हम स्टील मिल लगा के देते हैं, इसलिए कि अमेरिका ने टोटल इनकार कर दिया था। लेकिन 60 में फिर वो योटो तैयारा गिरा दिया, तो उसने कहा यार ये क्या मजाक हो रहा है यार। इसी तरह हम अपने आप को खिलाड़ी समझते थे। अच्छा, 72 में जब पाकिस्तान टूटा है तो भुट्टो साहब मॉस्को गए और उन्होंने कहा यार जो होना था हो गया, अब ये है। तो फिर रशिया ने कहा कि ठीक है हम वो स्टील मिल का जो प्रोजेक्ट है उसको आपको दे देते। तो 73 में उसका इफ्तिताह हुआ, 74 में फिर भुट्टो गया, फिर वो रिप्रोसेसिंग प्लांट का इशू हुआ, फिर भुट्टो साहब को फांसी हो गई, फिर अफगानिस्तान में फंस गया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, और फिर तो इस तरह जो है ना ये होता है। तो रशियन ये सोचते हैं यार उस्ताद इस दफा क्या है। लेकिन यार
उनसे भी ज्यादा तेज आपको कम ही लोग मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये गेम वो अच्छी तरह से समझते हैं कि गेम यही होती है सर। ये लेकिन अब चूंकि ये वो कौम है जो 3 साल की उम्र से चेस खेलते हैं। अब हमारा कोई मजाक नहीं, बड़ा भाई चाइना इस ट्रायंगल का जमानती है, लिहाजा रशियंस को जो है ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान के पास भी कोई और मौका नहीं, अब वो लड़के से बिल्कुल नहीं बात करती भाई आपका मतलब। अब नवीन मेरा दोस्त नहीं है, अब नजीर मेरा फ्रेंडशिप एंड यार वो मीम हम बना लेते हैं यार, वो सब पहले बताया करो यार। और दूसरा ये है कि जाहिर है हमें रशिया से भी मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए होगा। गैस अपनी जगह है, लेकिन जो मिलिट्री हार्डवेयर, पुतिन भाई को S-400 का तोड़ तो बता यार। हाँ सस्ता वाला यार, 450 दे दे, 450 दे दे यार, चलो 350 ही दे दो, उतने से भी काम नहीं। लेकिन जाहिर है ये हमारी मुश्किलात जो हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, वो चाहे चीन के साथ हो और या रशिया के साथ हो, मगर हमें कम से कम अपनी तरफ से, जो कि अभी तक मुझे नजर नहीं आती कोई स्ट्रेटजी इस तरह की। वो तो छोड़ ही दो ना यार, हम अनफॉर्चुनेटली हमारा। लेकिन मसला इस दफा ये है कि अमेरिका बहुत दूर था, रशिया और चीन आपके बिल्कुल बराबर वाला प्लॉट है, वो दूसरे मोहल्ले में नहीं रहते। ये एक इशू है। अच्छा, तो अली भाई ये हमारी आज की गुफ्तगू थी, और मैं थोड़ा सा माजरत भी करना चाहता हूँ आपका वक्त ज़ाया करने के लिए, क्योंकि असूलन मीडिया के तय करदा असूलों के मुताबिक हमें बात करनी चाहिए थी कि वज़ीर आज़म को रिसीव कौन करने आया है। ये जो कारपेट पे चल रहे हैं वाकई रेड है या ये पिंक है, और तस्वीर क्यों नहीं आई अभी तक? अच्छा, तस्वीर आ गई है, इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि जनरली हमारी कॉन्वर्सेशन जब हम इस तरह के मौजूओं पर आते हैं तो पिक्चर और बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस से आगे हम नहीं जाते। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आज हमने चीन में ये नहीं होता कि हुक्मरान जो है ना हुकूमत के इतने सारे वो होते हैं तर्जुमान जो फौरन कह रहे होते हैं। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है उस पर फोकस होता है, चीनियों की बॉडी लैंग्वेज पे इसलिए फोकस नहीं होता कि उनके जो फेसेस हैं आपको कभी तो कोई तासुर ही नहीं आएगा, पता ही नहीं लगता। वो तो कमाल किस्म के डिप्लोमेट हैं। पोकर फेस कभी इन लोगों के साथ आपको पोकर नहीं खेलनी पूरी तरह से। तो आज तक शायद मसूद ने किसी चीनी प्रीमियर के बॉडी लैंग्वेज के बारे में तबसरा नहीं किया। ये सोचने की बात है, सोचने की लम्हा फिक्रिया। इसी लम्हा फिक्रिया पे ख़त्म करते हैं आज का शो। कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।